आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग थी। आने वाले मानसून सत्र में क्या बिल्स आएंगे, देश के सामने क्या मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कैसा हम लोग उठाएंगे, कैसा आर्टिकुलेट करेंगे, हमारा पॉलिटिकल पोजीशन इन तमाम मुद्दों पे, और जो बिल्स आएंगे उसके ऊपर क्या रहेगा, हमारी स्ट्रैटेजी कैसा रहेगी, हम कैसा अपोजिशन को मोबिलाइज करेंगे, इन तमाम इश्यूज को लेके बहुत डिटेल में बात की है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एलओपी राहुल गांधी जी साहब और सारे मेंबर्स उसमें मौजूद थे। मैं अब आग्रह करूंगा श्री जयराम रमेश जी, जो जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज कम्युनिकेशंस हैं, वो डिटेल में आपके सामने बात रखें। आज 1.5 घंटे तक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक चली। अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। पहली बात तो यह है कि जो विधेयक आने की संभावना है इस सत्र में, हालांकि औपचारिक तौर से हमें कुछ जानकारी मिली नहीं है। परसों दिन या 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां औपचारिक तौर से हमें वो जानकारी मिलेगी। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, वो बेमतलब की एक औपचारिकता है, जहां 35 नेता बोलते हैं, सरकार की ओर से 4 नेता सुनते हैं और 2 लोग जिनको करना है, 2 नेता वो करते हैं। यही हमारा अनुभव रहा है पिछले 12 साल में। 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक एमओएस बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं, पर होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं, जो विधेयक आ सकते हैं, उस पर काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर जेपीसी का गठन हुआ, जिस जेपीसी का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। ऐसे ही ये बर्खास्त करने वाली संविधान संशोधन विधेयक का भी हम भरपूर विरोध करेंगे। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जेपीसी का गठन हुआ है। उस जेपीसी की रिपोर्ट, उनको समय सीमा दी गई है 10 अगस्त की, उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। और जो विधेयक हैं, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, इसका भी हम विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। हो सकता है इसी सत्र में वो विधेयक आए। एफसीआरए विधेयक आने की गुंजाइश है, इसका भी हम विरोध करेंगे। हमने पहले भी विरोध किया था और सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, पर अभी सुनने को आ रहा है कि यह विधेयक वापस लाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर कुछ चर्चा हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाया गया। उस खाद्य सुरक्षा कानून में, अधिनियम में कुछ संशोधन के प्रस्तावना है। उस संशोधन के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं, हम उसके विरोध में हैं। और जब वो विधेयक आएगा इस सत्र में,
इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। तो विधेयक को लेकर मुझे ऐसा कोई विधेयक नहीं दिखता जिसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली, इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम है होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। आजकल मीडिया में बहुत खेती हो रही है, समाचार की खेती हो रही है, पर उस पर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग विश्वास न करें। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी थे हमारे ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे। चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे।
और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से। विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका की मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। 19 दिन का सत्र है और इस 19 दिन में से 16 दिन बिजनेस होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल 3 दिन में चले जाएंगे। तो 16 दिन में विधेयक पारित होना है। जो विपक्ष मुद्दे उठाते हैं उस पर चर्चा होनी है। और हमारा अनुभव ये रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक में तो मान लेती है कि आपके मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, चर्चा कराएंगे, पर हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में सिर्फ विधेयक पास होते हैं, चर्चा नहीं होती है। विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे पर चर्चा कभी होता नहीं है। हालांकि बोलते हैं, पर बोलनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये रहा आज के पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप के कुछ मुद्दे, जो सारांश मैंने आपको दिया है। अगर अभी आपके पास कोई सवाल है तो मैं उस सवालों को जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक एक करके पूछेंगे। मोहित, एक एक। आपने डिलिमिटेशन बिल की बात की है कि आज की बैठक में, कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है कि 360 के आंकड़े को जुटा लिया जाए। इसी बीच एक खबर ये भी सामने आई है कि सुप्रिया सूले भी शर्तों सुप्रिया सूले ने खंडन किया है। जो खबर चलाए गए थे, सुप्रिया सूले जी ने उसका खंडन किया है, विस्तार से खंडन किया है। कल रात को ही इन्होंने स्पष्ट तरीके से खंडन किया है। सर, आप कह रहे हैं कि ये कलंकित जो है बहुमत होगा, तो जिस तरीके से पाला बदला, बहुमत नहीं होगा। अगर होता है तो आपने ये कलंकित बहुमत के ओर बढ़ रहे हैं, पर ये बिल्कुल असंभव है। इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने वाला नहीं है। एक मुद्दा ये भी उठता है, जिस तरीके से एक टीएमसी पार्टी के 20 सांसद एकाएक किसी रीजनल पार्टी में शामिल हो गए, और वो पार्टियां कह रही हैं कि ये उस सिंबल पर नहीं लड़के आए थे, उन मुद्दों पर नहीं आए थे। तो ऐसे में क्या बहस इस बात पर भी आप लोग करेंगे कि राइट टू रिकॉल, जिसकी बात यूपीए के वक्त में भी बहुत सारे पार्टियों ने और कई आंदोलनों में उठी थी, क्या राइट टू रिकॉल इस स्थिति में, जब आप कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत को स्नैच करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीजें हो रही है, तो क्या ऐसी भी कोई संभावना तलाशेंगे आप? नहीं, इस पर जरूर हमने पहले भी चिंता जताई थी कि 3 साल पहले इस पार्टी का गठन हुआ हावड़ा में, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जानता नहीं था, ये अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है, और उसमें अचानक वो पार्टी एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल बन गया है। टीडीपी दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर गिर गई है, और जेडीयू तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई है, और दूसरा सबसे बड़ा घटक दल एनडीए में ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जो 3 साल पहले का गठन हुआ था उस पार्टी का, और वो आज भी अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है। अचानक उनको 20 सांसद मिल गए, क्योंकि वो एक पार्किंग स्पेस था ना। होम मिनिस्टर ने उनको, इन सांसदों को वहां पार्क किया है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है अभी लोकसभा में। तो इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये सब क्यों किया जा रहा है, सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल को गृह मंत्री की बड़ी बेइज्जती हुई, उनको अप्रत्याशित हार हुई। वो ये मानकर चल रहे थे कि उनको 2/3 बहुमत मिलेगा, पर 2/3 बहुमत नहीं मिला। 1-2 वोटों से नहीं, उनको मिलना था 17 अप्रैल को 352 2/3 बहुमत के लिए, और मिला 298। तो ये सब खेल खेले जा रहे हैं, और इसके साथ साथ गृह मंत्री भी बहुत माहिर हैं मनोवैज्ञानिक खेल में। साइकॉप चल रहा है, और ये जो समाचार की खेती हो रही है मीडिया में, इसका भी हम विरोध करें, इसका खंडन करेंगे। और जैसा कि सुप्रिया सूले जी ने भी कल अपने जो खबर चलाई गई थी उनके बारे में उन्होंने खुद खंडन किया है। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, सुप्रिया सूले जी खुद खंडन की कल शाम को, कल रात को।
Mr. Ramesh, are you also in touch with the DMK leadership, and are you hopeful and confident We that are they're in going? touch with all parties who voted with us on the 17th of April, including the DMK. We are in touch with all parties which voted together, collectively, on the 17th. We are in touch with DMK, we are in touch with Aam Aadmi Party. Of course, one of the pillars of the defeat that we inflicted on the government was Samajwadi Party. We are in touch with the Samajwadi Party, and I can tell you that the top leadership of the Congress Party, which means the Congress President and the leader of the opposition in the Lok Sabha, are in touch. Jairam sir. Ji, So And one we will, question. 1 minute, and we will continue to be in touch. We will continue to be in touch because I believe that these parties, they are fundamentally opposed to the ideology of the BJP. They know that the delimitation bill, the way delimitation has been done in Assam, the way delimitation has been done in Jammu and Kashmir, it's a very dangerous way of doing delimitation, and the provisions that were there in the delimitation bill, were opposed by all parties, all the parties who voted against the bill. So my question is because the Congress party and the other opposition is also demanding the resignation of the Union Minister Dharmendra Pradhan. You are saying that the same issue is going to be raised in Parliament मंत्री session as प्रधान well. इस्तीफा हम लोगों ने 1.5 महीने से और जास्ती So चलाया. let me complete. I just मंत्री प्रधान इस्तीफा दो. प्रधानमंत्री की अलग बात है, बट मंत्री प्रधान इस्तीफा दो. और ये पहले से अगर ये मेरी याददाश्त सही है, 45 दिन से हम ये चला रहे हैं. जब से ये नीट एग्जाम, पहला नीट एग्जाम कैंसिल किया गया, उसके बाद रीनीट आया, तब से हम मांग रहे हैं कि इसके, और ये सिर्फ नीट से संबंधित नहीं है. इट इज नॉट जस्ट नीट, इट इज CBSE, it is CUET, it is the way central universities are being managed. It's a complete collapse of the education and examination system. Jairam so sir, my question is, because it was not completed, Mr. Sonam Wangchuk is on a hunger strike there at Jantar Mantar. There is a massive support which he is getting on social media, but there is no such response which is being given by the Congress party as of now. Are you actually going to support his demand, because he is The also Congress saying the same party thing? has been demanding the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan for over a month and a half. But will for you go there? almost 2 months. We are the party that we have been demanding his resignation. We have been demanding accountability from the government for the successive failures of examinations, for the way the CBSE examination has been compromised, for the way the education system has been managed. So we have been demanding the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan for as long as I can remember. Any जयराम सर, any धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हो, बात ठीक है, लेकिन सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है. क्या वजह है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी उनके भूख हड़ताल की उपेक्षा कर रही है, जबकि आपकी तमाम देश की दलों की तरफ से उनको देश की लेकर प्रमुख बयान विपक्ष दिए गए. पार्टी, देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी 2 महीने से शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग कर रही है. 2 महीने से पार्लियामेंट के अंदर हमने मांग की, पहले पार्लियामेंट के बाहर हमने मांग की, और ये मांग लगातार हम करके आ रहे हैं. सभी लोग, कई लोग मांग रहे हैं, ये बात सही है, पर देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी हमेशा लगातार ये मांग कर रही है. राहुल जी ने 17 जून को भी मांग की, और कल देहरादून में फिर से उस मांग को दोहराएंगे और दोहराते रहेंगे. जयराम जी, जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसको लेकर आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? मैं आपको बताऊंगा. ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 10 तारीख तक समय दिया गया है जेपीसी को. ठीक है, जेपीसी को समय मिला है 10 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने की. क्या रिपोर्ट आएगी मैं नहीं कह सकता हूं. वो अलग अलग राज्यों के साथ बातचीत हो रही है, विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है, पर एक बात मैं बिल्कुल साफ कह दूं, वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांत के ही खिलाफ है कांग्रेस पार्टी. हम रिपोर्ट में जो कुछ आएगा आएगा, पर हम वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं. हमारे अध्यक्ष ने 4 पेज का एक खत भी लिखा था सरकार को, क्यों हम इसके विधेयक के खिलाफ हैं, इस सोच के विचार के खिलाफ हैं. तो वन नेशन
वन इलेक्शन हमारे संविधान के खिलाफ है, वो गैर संवैधानिक होगा, गैर लोकतांत्रिक होगा, इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं और हम खिलाफ होते बरकरार होगा। हमारा विरोध है वो बरकरार रहेगा। सर, सरकार की ओर से जो बताया जा रहा है खबरों में अपने बीट रिपोर्टर्स को कि 354 के आंकड़े पर वो पहुंच गए हैं, डीएमके के सांसदों से को भी वो अपने में जोड़ रहे हैं। किसमें 2/3 बहुमत को लेकर के कहा जा रहा है 2/3 बहुमत। 354 के आंकड़े तक वो पहुंच गए। कोई आपके पास आंकड़ा है विपक्ष का कि इंडिया ब्लॉक के पास इतने सांसद हैं? नहीं, हम देखिए, हम भी उन्हीं पार्टी से हमारा भी संपर्क है जो पार्टियों के साथ गृह मंत्री चाहते हैं कि वो पार्टी उनको समर्थन करें। उन्होंने 16 और 17 तारीख को परिसीमन विधेयक के खिलाफ वोट दिया था और बड़े उत्साहजनक तरीके से उन्होंने वोट किया। इस बीच पिछले 2 महीने में मुझे ऐसा नहीं दिखता कुछ हुआ है कि अचानक डीएमके की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा के बीच में कुछ मिलन होने की संभावना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मूल तरीके से डीएमके की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल मिल नहीं सकती। तो ये कुछ भी प्रयास करें, पर इन्होंने टीएमसी को तो जरूर तोड़ा है, शिवसेना यूबीटी को जरूर तोड़ा है, 320 तक पहुंच गए हैं, पर और लंबा सफर है 2/3 बहुमत के लिए। नो, इट इज अ लाई, दैट इज अ लाई, LIE, दैट इज अ लाई। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हमारा मकसद क्या है? उनको 2/3 बहुमत नहीं मिलना। और अब तक मैं कह सकता हूं जो गैप है वो 1 आंकड़े का गैप नहीं है, 2 आंकड़े का गैप है। काफी भारी गैप है, छोटा गैप नहीं है, भारी गैप है। लोकसभा में आई एम टॉकिंग ऑफ लोकसभा। और इन्हें एक बात और, क्योंकि ये इस बात पर भी खेती समाचार चल रही है, संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और राज्यसभा में लाएं, वो 2/3 बहुमत मिले, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत लोकसभा में काफी दूर है और मुझे नहीं दिखता कि उनको 2/3 बहुमत मिलेगा। और मिलेगा भी तो यह कलंकित 2/3 होगा, जनादेश के खिलाफ होगा। ये 2/3 बहुमत चाहते थे 2024 में और इनको तब नहीं मिला और अभी भी नहीं मिलेगा।